जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल कृत्रिम मेधा या एआई की चर्चा चारों तरफ जोरों पर है और जिंदगी के हर पहलू पर एआई अब गहरा असर डाल रही है। जिज्ञासा कार्यक्रम में हम समय समय पर आम जिंदगी पर एआई के प्रभावों पर विशेषज्ञों से चर्चा करते रहेंगे। आज के जिज्ञासा कार्यक्रम में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नेहरू साइंस सेंटर भोपाल के क्यूरेटर और कोऑर्डिनेटर साकेत सिंह कौरव। इनसे हम जानेंगे अंतरिक्ष विज्ञान में एआई की क्या भूमिका है, क्या संभावनाएं हैं और एआई की वजह से अंतरिक्ष की दुनिया किस तरह से बदल रही है। तो चलिए टेलीफोन पर बात करते हैं साकेत सिंह कौरव से। सबसे पहले तो विविध भारती के समस्त श्रोताओं को पूरी दुनिया भर में रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अन्वेषण का जो गहरा संबंध है, ये काफी रोचक बात है, क्योंकि आप समझना पड़ेगा हम स्पेस में ऑटोनॉमी को बहुत महत्वता देते हैं। जब स्पेस का डिजाइन किया जाता है या स्पेस टेलीस्कोप्स हैं जो इंटरप्लैनेटरी जर्नी पे जाते हैं, हमारी पृथ्वी की कक्षाओं के बाहर जाते हैं, तो बहुत से डिसीजंस ऑटोनॉमसली ले सकें स्पेसक्राफ्ट ऐसी सिचुएशंस में जहां कम्युनिकेशन 24/7 संभव ना भी हो सके। इन सिचुएशंस में अगर एआई की मदद ली जाती है तो ऑन बोर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ी बेहतर हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप हमारी भारत के सबसे ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 की बात करें, जो कि 23 अगस्त 2023 को आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया सर बिल्कुल तान के खड़े होकर सुन रही थी, देख रही थी। आपके रेडियो के माध्यम से दुनिया में लोग सुन भी रहे थे कि किस तरीके से हमारे चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल लैंडिंग की चांद के दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब। उसमें भी एएलएस एक ऐसी मैकेनिज्म थी, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस, जो बहुत हद तक एआई की उस प्रक्रिया का ही एक सैद्धांतिक रूप था कि कैसे स्पेसक्राफ्ट स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता है उन विषम परिस्थितियों में जो उसे स्वयं अगर पेश करता है या अनुभव करता है तो वो उनका निराकरण कर सके। इन सब चीजों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारे ये यात्रा और एआई का संबंध अब बढ़ता चला जा रहा है। हमें मंगल पे जा रहे हैं, हम दूसरे ग्रहों पे जा रहे हैं। अब जैसे नासा की आप बात कर रहे हैं, ये हमने भी बहुत रिसेंट एक न्यूज में आप दुनिया ने सुना होगा, ये यूरोपा क्लिपर मिशन जो है, या भविष्य में आने वाले मिशन जो सैटर्न के मून है शनि ग्रह के, टाइटन पे पहुंचेंगे, एनसेलेडस पे पहुंचेंगे, या जो ऑलरेडी स्पेस में है इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑटोनॉमी बहुत पेचीदा और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है और जो कि एआई से एक सहजता उसमें मिलने की उम्मीद और ज्यादा है। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पे अभी नासा का एक रोवर है परसेवरेंस, जो काम कर रहा है। हम जब उससे संवाद करते हैं तो आप जानते हैं प्रकाश को चलने के लिए लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो चलता है, तब भी हम कुछ मिनटों की देरी के बाद हम पहुंच पाते हैं। दूरियां देखिए अंतरिक्ष में इतनी विशाल दूरियां होती हैं कि आप रियल टाइम में आप बातें करना लगभग पृथ्वी पे तो आपको नॉर्मल लगता है, जब अंतरिक्ष में आप जाते हैं तो वो एक आम बात है। सबसे करीबी ग्रह अगर हमारा खोज का सबसे बड़ा हिस्सा जो है मंगल है, मंगल पे बहुत कुछ चीजें ऐसी प्रेरणा दे रही हैं कि वहां पे कभी ना कभी किसी न किसी रूप में अगर पानी रहा है, जो अवशेष मिल रहे हैं जियोलॉजिकल, या इस तरीके के डेल्टाज मिल रहे हैं, तो इस तरीके के जो रोबोटिक मिशन है अगर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनका बेहतर निर्णय लेने की क्षमता एआई इंटरप्लैनेटरी मिशन को बल देती है। संयोग देखिए, इस वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में जिन 2 महान शख्सियत को मिला है, जिसका अनाउंसमेंट तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हुआ है, परंतु वो 10 दिसंबर को दिया जाएगा स्वीडन में। तो आप सोचिए, उसमें दोनों भौतिक शास्त्रियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रारंभिक रिसर्च का जो फाउंडेशनल वर्क है, जिसे ANN कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क,
यानी उसमें दो वैज्ञानिक हम जिक्र भी कर दें, क्योंकि आपके श्रोता हमेशा टकटकी लगा के जिज्ञासावश हमारे रेडियो से जुड़े होते हैं। मैं भी उसका बहुत बड़ा उदाहरण हूं कि रेडियो हमारे जीवन में कितना प्रभाव छोड़ता है विज्ञान की दुनिया में भी। एक है जॉन हॉपफील्ड, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और दूसरे हैं जॉफ्री हिंटमैन, कैनेडियन हैं। दोनों को इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है कि 80 के दशक में जो फाउंडेशनल वर्क है, जिसको बाद में चल के एआई हम आज कह रहे हैं कि हमारा ब्रेन कैसे चीजें याद रखता है, उसके अंदर का जो न्यूरल नेटवर्क है वो कैसे कार्य करता है, उसका छोटा सा हिस्सा उनने पैटर्न डिजाइन करके, जिसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, कि ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश की थी और मशीन को ये सिखाने की कोशिश की थी। जब मैं मशीन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो इस फील्ड में मशीन यानी कंप्यूटर। बाद में उस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके जॉफ्री हिंटमैन ने ट्रेन किया था। जैसे हमने, अगर आपको उदाहरण करिए कि आपको 1 लाख पिक्चर्स दिखाई हमने किसी ऑब्जेक्ट्स की, फिर अब कुछ दिनों बाद आप कहना सीख जाओगे कि ये एप्पल है, ये बॉल है, या ये ऑरेंज है, तो ये हमारे ब्रेन के लिए तो स्वतः लर्निंग प्रोसेस में बड़ा आसान लगता है, परंतु कंप्यूटिंग के लिए ये सब चीज डेटा के रूप में होती हैं। तो उस मशीन लर्निंग के कारण ये संभव हुआ कि डीप लर्निंग जैसी एक फील्ड का उदय हुआ, जो आगे चल के आप और हम जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका प्रारंभिक, जिसे कहते हैं नींव, इन दो महानुभावों के कारण संभव हुई, जिसमें से जॉफ्री हिंटमैन, जो कि कैनेडियन साइंटिस्ट हैं, उनको दुनिया में एक और तमगा मिला है, उन्हें जाना जाता है गॉडफादर ऑफ एआई के नाम से भी। तो आप सोचिए कि हम उस दौर में हैं, आप और हम, कि एआई बहुत बड़े स्केल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, रिसर्च में हो, साइंस में हो, एजुकेशन में हो। अगर आपको अनुमति दें तो मैं अगले 15 सेकंड में बताना चाहूंगा। बिल्कुल बताइए। कमाल की बात है कि पूरी पृथ्वी पे अभी तक एक ही स्पीसीज है जो सबसे शक्तिशाली और स्मार्ट मानता है अपने आप को, वो है इंसान। अब पहली बार ऐसा दौर आया है जब हमसे भी सुपीरियर और स्मार्ट मशीन बनने जा रही है। ये अगर मशीन हमसे एडवांस होगी और वो स्वतः निर्णय लेने की प्रक्रिया में अगर और पारंगत हो जाएगी, और आगे चल के, जो कि अभी मॉडर्न साइंस में संभव नहीं है, लेकिन नकारा नहीं जा रहा है इस बात को, कि वो हमारे जैसे सोचने समझने या चेतना, कॉन्शियसनेस जैसी चीजों को अचीव कर लेगा, तो क्या हम उस स्थिति में इस प्लैनेट पे, इस पूरे सोलर सिस्टम में मशीन के साथ कोप अप कर पाएंगे या नहीं? ये सब बातें जिज्ञासा का विषय हैं और बदलाव बहुत हो रहा है। मेडिकल साइंस में भी एआई का रोल बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, और इस बात का रीजन आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इस वर्ष जिन 3 शख्सियत को मिला है, उसमें से 2 लोग गूगल की एक बहुत बड़ी कंपनी है डीप माइंड, उससे जुड़े हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, जो डेटा को एनालाइज करके प्रोटीन्स को बेहतर प्रेडिक्शन में हेल्प करती है, और वो अल्फा फोल्ड मॉडल नाम से जानी जाती है। उसका 3रा वर्जन फिलहाल में ही रिलीज हुआ है। हम उस दौर में हैं जहां एआई हमारे जीवन का अंग ना चाहते हुए भी बन गया है, और अगर हमें को एग्जिस्ट करना है विद दिस एडवांसमेंट, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपने लॉजिकल रीजनिंग को, अंडरस्टैंडिंग को, फ्रेमवर्क को भी ग्रो करना होगा। तब जाके मशीन और हम एक समाज के रूप में, भविष्य तो बताएगा कि कैसे हम ग्रो करेंगे, बेहतर यात्रा कर पाएंगे इस ग्रह पे या अन्य ग्रहों पर। साकेत, एक चीज जो साइंस फिक्शन फिल्में और साइंस फिक्शन की लेखनी हमेशा उभारती रही है, वो ये है कि जब जरूरत से ज्यादा मशीनें इंटेलिजेंट हो जाएंगी तो कहीं ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटी को ओवर पावर कर लें। तो क्या अंतरिक्ष विज्ञान में एआई के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से ह्यूमैनिटी पर कोई खतरा और मशीनों के इंसान से ज्यादा ताकतवर बनने की स्थिति नजर आती है, या ऐसी कोई छोटी सी संभावना भी नजर आती है? नहीं, आपने इतना रोचक बात की है और आपके श्रोताओं के लिए तो कमाल होने वाला है कि देखिए, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन की बात है। अगर हम जॉफ्री हिंटमैन के ये शब्दों को ले ले, जो कि चिंता भी जाहिर कर चुके हैं, जो गॉडफादर कहलाते हैं एआई के। अच्छा। उन्होंने भी चिंता जाहिर की है कि एक कमाल की समस्या है एआई सिस्टम के साथ। हाँ। कि जो पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम एल्गोरिथम जो डेवलप की गई है अभी तक, वो तो इंसान की बनाई हुई प्रक्रिया के आधार पर ही काम करता है, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बाद, जिस तरीके से एआई ड्रिवन सिस्टम सोचता है, अब ये समझ में आ रहा है कि वो सोचने की प्रक्रिया हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमने बेहतर मैथमेटिकल फ्रेमवर्क या कंप्यूटिंग पावर को आगे बहुत अच्छे से रिसर्च करते हुए नहीं बढ़ाया, तो एआई का वो खुद का विकास स्वयं करने की एक गुंजाइश पैदा हो रही है, जो एआई अपनी ही चीजों को आगे प्रोग्राम कर पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा अपने ही आउटपुट को, और वो ऐसा सिस्टम में करेगा या जिस प्रोसेस में वो एज अ
एंड रिजल्ट में करेगा, जो हमारी अभी तक की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस है या एआई का जो कंप्यूटर साइंस का जो विकास है, वो उस चीज को समझने में हमारे लिए शायद उतनी सहायक ना हो। तो वो ऐसा दिन आने के पहले हमें बहुत जल्द ही उसको इथिकली गाइडलाइंस के साथ और बेहतर रिसर्च के साथ, इसलिए हमारी जो आज की पीढ़ी इस प्रोग्राम को सुन रही है या जो यूथ है, कि हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, मैथमेटिकली हम कैसे बेहतर हमारे उस ब्रेन की मिमिक करने वाली प्रक्रिया को इतना बेहतर पैटर्न सिस्टम के साथ तैयार करें कि मशीन की सोचने की प्रक्रिया भी हमारी समझ के परे ना हो। जिस तरह के मिशन पूरी दुनिया में चल रहे हैं, चाहे उनका फोकस मार्स हो, चाहे उनका फोकस मून हो या जुपिटर हो या सैटर्न हो, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में एआई के और ज्यादा डेवलप हो जाने से चीजें कितनी आसान होंगी इन तमाम प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए? नेचुरली हम बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि रोबोटिक्स मिशन जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन होंगे, तो आप सोचिए हर बार हमें उन्हें ग्राउंड कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होगी, और वो जितना पावरफुल होगा उसका इमेजिनेशन कर पाना अभी भी शायद उतना सहज नहीं लगता हो हमें, परंतु उससे ज्यादा क्लिष्ट है ये, क्योंकि आप प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में आप हर कमांड को अपलोड करते हैं, सेट ऑफ कमांड और एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है सिस्टम को, और सिस्टम वो कमांड एग्जीक्यूट करता है जो कि प्री डिसाइडेड है, या हम उनको बदलते हैं समय के साथ कि भाई ये एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें चाहिए मंगल की कक्षाओं से या उसकी सतह से या शनि ग्रह के ऑर्बिट में अगर हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट रहेगा भविष्य में, जैसे पहले नासा और यूरोप का था कसीनी हाइगन, तो उसका भविष्य में जो वर्जन होगा, तो ये सब चीजें हमारे लिए चुनौतीपूर्ण तो लगती हैं, परंतु एआई के कारण हम बेहतर डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया वाली प्रणाली विकसित कर लेंगे, जो कि एडवांसमेंट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक ऐसा बल देगा कि जो आज संभव ना लगने वाली बातें हैं, कि जैसे जीवन की तलाश के लिए किसी मिशन को हम यूरोपा पे भेज रहे हैं, जो कि 4 गैलीलियन मून में से एक है, जिसे गैलीलियो गैलीलियाई ने 1610 के बाद ही अपने छोटे से टेलीस्कोप से तलाश लिया था। और सबसे ज्यादा जीवन होने की संभावना की अगर हम बात करें आज हमारे सौर परिवार में, तो यूरोपा जो है ऐसा पोटेंशियल सैटेलाइट है, या हम चांद कह दें जुपिटर का, जहां जीवन मिलने की संभावना बहुत प्रबल है, जो साइंटिफिक डेटा कहता है, या शनि ग्रह के वो 2 चांद टाइटन, एन्सेलेडस। तो ये 3 चीज ऐसी हो चुकी हैं जहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और अगर एआई ड्रिवन सिस्टम एडवांस होता चला जाएगा तो ऑटोनॉमी को हमें और ज्यादा बल मिलेगा, और उस प्रक्रिया में वो एक हमारे जैसे कि चलिए ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं कि देखते हैं कि इसका यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन जैसे हम बनाने का प्रयास करते हैं अर्थ पे सुपर कूल एनवायरनमेंट को अचीव करने के लिए, तो अगर उसको डिसीजन लेना है मंगल पे या एन्सेलेडस के ऊपर जाकर, तो कुछ डिसीजंस वो सेल्फ डिसाइड कर सके एक्सपेरिमेंटली कि डेटा ये सजेस्ट कर रहा है, मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ताकि ये रिजल्ट से हमें पता लगे कि पानी की उत्पत्ति या सोर्स ऑफ लिक्विड वाटर है या नहीं, या है तो हमारी पृथ्वी की तुलना में उसमें क्या वेरिएशन है। ये जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी के जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं या डेटा एनालिटिक्स के लोग हैं, उनके लिए कितने नए दरवाजे खुलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के लिए? जी बहुत है कि देखिए हमारा इसरो जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, आज हम चांद पे सक्सेसफुली दक्षिण ध्रुव पे जा चुके हैं। आपने सुना होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले ही चंद्रयान 4 को अनाउंस किया गया है, और चंद्रयान 5 अगर सब कुछ सही रहता है तो जैसा कि इसरो ने ऑफिशियली रिलीज में भी कहा है कि वो जापान के साथ कोलैबोरेट करके उतरेंगे, मार्शियन मिशंस होंगे, आगे हमें ये रोवर्स होने वाले हैं, सैंपल रिटर्न होने वाले मिशंस हैं, तो इनको बेहतर करना है। हमारे खुद की सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण डेटा है हमारा क्या है, अर्थ की ऑर्बिट से अर्थ के क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करना। आप देखिए अर्थ को क्लाइमेट चेंज का हम कितना गंभीर विषय हमारे सामने है, तो जितना ज्यादा डेटा होगा जो कि प्रोड्यूस हो रहा है वेरियस कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स के माध्यम से, ग्राउंड और स्पेस दोनों एक्सपेरिमेंटल डेटा से, अगर हम ज्यादा से ज्यादा डेटा जुटा पाएंगे सैटेलाइट्स के माध्यम से, स्पेस में हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज हमारी खुद अर्थ का, अगर आप इसरो की बात करें तो हमारे बहुत अच्छे सैटेलाइट इसरो के पास हैं जो अर्थ को हमारी अर्थ की ऑर्बिट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे क्लाइमेट मॉडल को बेहतर प्रेडिक्शन की जरूरत है। मौसम विभाग एक ऐसा है जहां सबसे ज्यादा गुंजाइश है कि बहुत भारी भरकम डेटा को अगर एआई के इस्तेमाल करते हुए अगर हम उसको और सटीकता से, अगर हम प्रामाणिकता के साथ उन डेटा को एनालाइज कर पाए, तो डेटा एनालिटिक्स अपने आप में एक ऐसी फील्ड है जो इस दिशा को एक ऐसा बल देने वाली है जिसकी कल्पना शायद अभी कर पाना उतना आसान ना लग रहा हो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष फील्ड के लिए, अंतरिक्ष स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो या भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो अब हम उस एज में हैं जहां डेटा हमारी ऑक्सीजन बन चुका है, और साइंस में तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी नेहरू युवा केंद्र
ये थी नेहरू साइंस सेंटर भोपाल के क्यूरेटर और कोऑर्डिनेटर साकेत सिंह कौरव से इस मुद्दे पर बातचीत की अंतरिक्ष की दुनिया में एआई किस तरह से बदलाव लाएगी और कौन सी संभावनाएं बन रही हैं। आज का जिज्ञासा कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। इजाजत दीजिए अपने दोस्त यूनुस खान को और सुनते रहिए जिज्ञासा।